आइए दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट पार्ट 4। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपका वाहनारूढ़, दूसरा ऑप्शन आपका सत्ताधीश, तीसरा है गंगाजल, चौथा है आपका रेखा चित्र। तो बताइए इसमें अधिकरण कारक कौन सा होगा। इसके अधिकरण कारक का होता है मैं पर, तो यानी वाहन पर आरूढ़, ये वाला सही होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, वाहनारूढ़। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। किस रस को रसराज कहा गया है? किस रस को रसराज कहा गया है? ऑप्शन ए आपका श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? श्रृंगार रस। यहाँ पे ये भी ध्यान रखेगा कि श्रृंगार रस, श्रृंगार जो है शुद्ध शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो वहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आपका आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल और डी आपका भातेंद्र काल। तो बताइए कौन सा होगा इसमें सही? रीतिकाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ भी चुका है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है ये। तो ऑप्शन ये 4 लिखे हुए हैं, इसमें देखना है कि शुद्ध कौन सा है। ठीक है, शुद्ध इसमें ये है हमारा सी आशीर्वाद, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, अगला है आपका, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? देखिए ध्यान से, ये किस कारक का है? तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा होगा? कर्म कारक। ठीक है, कौन सा होगा? कर्म कारक। ठीक है, अगला है आपका, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन का उपनाम बताइए। देखो, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, तो अज्ञे इनका उपनाम है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये हमारा सही है। अगला देखिए, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बताइए बिहारी किस लिए प्रसिद्ध है? दोहे के लिए। बिहारी के सबसे दोहा प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और इसका संधि हो जाएगा पुनर्धन जन्म, ये। तो ऑप्शन ए सही। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, शोक किस रस का स्थायी भाव? ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी हास्य और ऑप्शन डी है वीर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो शोक किस रस का है? करुण रस का। करुण का हमारा सही हो जाएगा बी। अगर आपसे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा सही हमारा? बी। अगर शांत रस का पूछे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो बताइए शांत रस का क्या होगा? निर्वेद। अभी शांत का आपसे पूछता तो इसका क्या होता? निर्वेद। निर्वेद। ठीक है, शांत रस का क्या होता? निर्वेद। और अगर आपसे पूछता कि हास्य का क्या होगा, तो बताइए हास्य का होगा हास। हास्य का क्या होगा? हास। और वीर रस का पूछेगा तो क्या होगा? उत्साह। वीर रस का क्या होगा? उत्साह। ठीक है, लेकिन हमारा सही यहाँ पे क्या है? कड़रस। शोक का क्या होगा? कड़रस। शांत का पूछेगा तो आपको बताइए निर्वेद, हास्य का रास, इस तरीके से, और वीर का आपका हो जाएगा उत्साह। ठीक है, तो चारों का आप यहाँ पे याद कर लीजिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पूछा गया है कि शोक का कौन सा होगा? तो करुण रस। ठीक है, अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? मोस्ट इंपोर्टेंट। एक तो आपको ये यहाँ पे हो गया क्लियर कि सूर सागर किन की रचना है? तो सूरदास जी की। ठीक है, सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास जी की। लेकिन इसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो ऑप्शन ए है आपका अवधी भाषा, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे इन्होंने सूरदास जी ने जो किया है सूर सागर की रचना, वो ब्रज भाषा में की है। कहाँ की है? ब्रज भाषा, जो आपको पता होगा आगरा मथुरा साइड में ये भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ध्यान रखिएगा कि दोहा एक सममात्रक छंद है। कैसा है? सममात्रक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रक छंद है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है पेपर में कि दोहा किस प्रकार का छंद है? तो सममात्रक छंद है। और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो मात्राएं आपकी होती हैं 24। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। याद रखिएगा, आपसे ये पूछे कि दोहा किस प्रकार का छंद है, तो आप कहेंगे सममात्रक छंद है, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें 24 मात्राएं होती हैं दोहा में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका जरूर ध्यान रखना, नहीं का, क्योंकि हम लोग कह देते हैं अश्व का पर्यायवाची, और इसमें ये होगा नहीं। इसमें पूछा है नहीं, तो देखो ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी कटक और ऑप्शन डी है।
तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा सही है कटक, क्योंकि कटक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी घोड़ा भी कह सकते हैं अश्व को, घोटक भी कह सकते हैं, है कह सकते हैं, लेकिन कटक नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं वाला हमारा सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा बताइए। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, ऑप्शन ए है अस्थिर, बी है अडिग, तीसरा है आपका यायावर, और चौथा है आपका गतिशील। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो अस्थिर होगा। क्या होगा? अस्थिर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे क्या कहेंगे? अस्थिर। अकर्ती होता है नहीं स्थिर, जो स्थिर ना हो। ठीक है, आइए आगे है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। बुंदेले अरबुलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बताइए ये पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं। तो ये ऑप्शन है आपके 4, माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है सोहनलाल द्विवेदी, और चौथा है आपका राम नरेश त्रिपाठी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमारा इसमें है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई हैं पंक्तियाँ, और आपने ये पंक्तियाँ खूब पढ़ी भी होंगी। अगला है समास का अर्थ है। देखो 4 ऑप्शन है, समास का अर्थ में पूछा है। पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा है विच्छेद, तीसरा है विस्तार, और चौथा है नवीन अर्थ। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। इसमें होगा संक्षेप, ऑप्शन ए। अगला है आपका भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है आपका भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान। इसमें देखिएगा आपको 4 ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से बता सकते हैं। बच्चों को व्यस्त रखना ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चों को व्यस्त रखना ये नहीं हो सकता। अगला है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची नहीं, इसमें उपचारात्मक होता है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। तो हमारा सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें नहीं पूछा, इसका जरूर ध्यान रखना है। एक है सुनना, हंसना, बोलना, लिखना। देखो 4 चीज़ें आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज होना नहीं है। तो इसमें आपको दिखना है कि इसमें कौन सा सही होगा। इसमें नहीं पूछा है तो क्या है? हंसना। भाई भाषा का हंसने से कोई मतलब नहीं है। भाई व्यक्ति को सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, लेकिन हंसने से तो कोई संबंध है नहीं, तो ये इसका अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है हिंदी दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है आपका 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो ये हमारा सही हो जाएगा 14 सितंबर। याद रखिएगा ये 1949 से लागू हुआ है। कब से? 1949। ठीक है, 1949 14 सितंबर। तो 1900 अगर सन भी आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 1949 से। ठीक है, अगला है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, ध्यान देखिएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पे 4 है। पहला ऑप्शन है आपका भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, तीसरा है संगीत कला में निपुण बनाना, और चौथा है रसानुभूति एवं आनंदभूति का आनंद देना। ठीक है, तो ये है। अब बताइए इसमें क्या होगा। तो काव्य जो शिक्षण है ये हमारा ऑप्शन सी होगा, डी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? विश्लेषण का, मोस्ट ध्यान देखिएगा, विश्लेषण। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं आपके, ध्यान से देखिएगा तो आप आसानी से देख पाएंगे। पहला ऑप्शन है राम जाता है, दूसरा ऑप्शन है सीता फल खाती है, और तीसरा ऑप्शन है मेरी गाय काली है, चौथा ऑप्शन है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, या स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इनमें से बताइए क्या होगा। इसमें होगा मेरी गाय काली है, क्योंकि यहाँ पूछा विश्लेषण। मेरी गाय काली है, तो इसमें मेरी गाय यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। अगर नाम भी आपको बताना हो तो कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी गाय काली, इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो बताइए इनमें से क्या होगा। पहला है
कुलीन, दूसरा है समृद्ध, तीसरा है धनी और चौथा है आपका कृपण। तो बताइए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए कौन सा सही होगा? कुलीन। समूह के लिए एक शब्द क्या है तो क्या कहेंगे? कुलीन। अगला है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दाता शब्द का स्त्रीलिंग। ये पेपर में कई बार आ चुका है। पहला ऑप्शन है आपका दाती, बी है आपका दात्र, सी है आपका दात्री और डी है आपका धात्री। तो देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बस, तुम्हारा इसमें सही हो जाएगा दात्री ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है आपका लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? याद रखिए लड़का पेड़ से गिरा या पेड़ से पत्ता गिरा, जब कोई चीज अलग होती है तब कौन सा कारक आएगा। यहाँ पे कारक वही वाले हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये वाला आपके जो कारक हैं यार उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन 4 है आपके। पहला ऑप्शन है आपका अपादान कारक, बी है आपका संप्रदान कारक, सी है कर्म कारक और डी है आपका अधिकरण कारक। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? देखो कर्म कारक हो नहीं सकता क्यों, कर्ता ने कर्म को तो इसमें नहीं आ रहा है। संप्रदान में होता है के लिए, ये भी नहीं आएगा। अधिकरण में होता है मैं पर, ये भी नहीं आएगा। अपादान कारक में होता है मैं यानी उससे, तो उससे आएगा, यानी यहाँ पे मतलब होता है कि किसी चीज को अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ लड़का पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, दूर हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा ए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं पापी में कौन सा विशेषण है? मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो ध्यान से, विशेषण से आपके कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक तो हो नहीं सकता। दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और डी है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए संख्यावाचक में संख्या तो नहीं आ रही है तो ये भी नहीं हो सकता। सार्वनामिक किसी का नाम भी नहीं है तो उस तरीके से हो, नाम की जगह, यानी सार्वनामिक होता है कि नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला, तो वो भी नहीं है। परिमाणवाचक में होती है ऐसे नाप तोल वाली कोई चीज़ भी नहीं है। तो यहाँ पाप या पुण्य जो चीज़ है वो क्या है? गुण है, तो वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। तुम्हारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांत थी में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांत थी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए आपका उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अगला है आपका बीजक किसकी रचना है? देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो मान लो पेपर में कोई सी परीक्षा हो, किसी की परीक्षा हो तो इस क्वेश्चन के आने की ज़्यादा संभावना रहती है। बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सूर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी जायसी, ठीक है। तो यहाँ लोग तुलसी और जायसी को तो नहीं करेंगे बच्चे, यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सूरदास की है कि कबीरदास की। तो यहाँ सही ऑप्शन है आपका कबीरदास, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे। अगला है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ पूछा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद है? 5। कौन कौन से आपसे, कौन कौन से? तो आपको पता ही होगा, व्यक्तिवाचक है आपका, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो ये आपके इस तरीके से 5 हैं, ठीक है। समूहवाचक ये जो है आपके, ये जो 5 पार्ट हैं वो आपके होंगे संज्ञा यानी व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। तुम्हारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हिंदी के शब्दकोश का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ध्यान से देखो। लिंग निर्धारण करते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो किसके आधार पर? हम प्रत्यय के आधार पर करते हैं कि क्रिया के आधार पर करते हैं कि संज्ञा के आधार पर करते हैं कि सर्वनाम के आधार पर करते हैं? तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही है सी, क्रिया के आधार पर। जैसे मैं कहूं कि मैं जा रहा हूं, देखो कैसे मैं आपको बता भी दूं, मैं जा, अब थोड़ा इसको मिटा के दोबारा लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, ठीक है, और मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? रहा हूं, यानी ये क्या है? पुल्लिंग है। रही हूं स्त्रीलिंग है। तो ये क्या आपकी क्रिया, यानी आप लोग क्रिया से पहचान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। भाई मैं जा रहा हूं, मैं यहाँ भी नहीं बता सकते, तो ये है रहा हूं या रही हूं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग
बता सकते हैं, ठीक है, क्रिया से ही पता लग सकता है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? सी। अगला है कारक के कितने भेद हैं? तो कारक तो आपको पता ही अच्छे तरीके से, कारक के भेद कितने होंगे? 8 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 8। अगला है आपका घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए। घ उच्चारण स्थान इसने पूछा है कि ये मूर्धा लिखा है, ये मूर्धा से या कंठ से या तालु से या दंत से। तो बताइए जो घ है वो आपका कहाँ से बोला जाता है? तो ये घ जो है वो तालु से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा? तालु से। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सी होगा? 6 जो है वो आपका ऑप्शन ए है, आधा क और पिटचिरा स, इससे मिलकर बना है। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा? ए। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तुम्हारा बताइए इसमें कौन सा सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अस्पृश्यता। ऑप्शन सी। अगला है आपका कवि का स्त्रीलिंग है। ये पेपर में मान लीजिए पूछा जाना है। एक है कवित्री, कवित्री, कवयित्री, कवित्री, मात्राओं का फर्क है बस, तो उसमें आप कंफ्यूज होंगे। आराम से क्या होगा? सी। इस तरीके लिखना है, कवयित्री। यह और ऐसे लिख देता हूँ मैं इसे, इस तरीके से लिखा जाएगा, कवित्री। ठीक है, तो ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और पेपर में क्यों आता बार बार? क्योंकि ये बच्चों को कन्फ्यूज पैदा करता है कि पेपर में ये क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो याद रखेगा कि कवित्री का सही क्या है, इस तरीके से लिखा जाना है। अगला है तरण का पर्यायवाची शब्द है। तरण का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला ऑप्शन है आपका सूर्य, दूसरा है नाम, तीसरा है युवती, चौथा है नदी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तरण शब्द का पर्यायवाची, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सही ए, सूर्य का है। किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला है मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन यानी मछली से यहाँ पे कहा गया है, तो सिक्की तो नहीं हो सकता, सापक ये भी नहीं होगा, विभावरी ये भी नहीं होगा, मत्स्य यानी मछली को हम क्या कहते हैं? मत्स्य भी कहते हैं। तो मीन यानी मछली, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी सही। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न मतलब है कि 3 तो एक जैसे हैं, एक जो है वो अलग है, और जो अलग है उसी को हमको इसमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है आत्मजा, दूसरा है नंदिनी, तीसरा है भार्या और चौथा है कन्या। तो बताइए इसमें से कौन सी होगा? तुम्हारा ऑप्शन सी सही होगा, भार्या। ठीक है, और बाकी आपके आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये सब एक ही आपके पर्याय हैं, केवल एक आपका अलग है, भार्या वाला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। बताइए अनुपम का पर्यायवाची। ऑप्शन ए है आपका स्वर्गीय, बी है लौकिक, सी है पार्थिव और चौथा है आपका अद्वितीय। तो इनमें से क्या होगा? अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अद्वितीय। अगला है कान का कच्चा होना का अर्थ है। कान का कच्चा होना, कम सुनना, ये तो नहीं हो सकता। सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो कान का कमजोर होना ये भी नहीं होगा। पहला है कम सुनना, ये भी नहीं होगा। अब बचे इसमें से 2, बी और सी। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? यानी ऑप्शन सी होगा बी। क्यों? क्योंकि सुनी बात पर विश्वास करना, किसी की सुनी बात पर विश्वास करना, तो इसी क्या कहते हैं? कान का कच्चा है वो, कोई कह दे उसी को मान लेता है। तो हमारे इसमें होगा सुनी बात पर विश्वास करना। अगला क्वेश्चन है आपका अति सूदो स्नेह का मार्ग है, किसकी पंक्ति है? ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अति सूदो स्नेह का मार्ग है, किसकी पंक्ति है? पहला ऑप्शन है आपका आलम, दूसरा ऑप्शन है बोधा, तीसरा है ठाकुर, चौथा है घनानंद। तो अति सूदो स्नेह का मार्ग जो है वो घनानंद की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? घनानंद की। और ये वही पंक्ति परीक्षाओं में अत्यधिक पूछी जाने वाली। ठीक है, अगला आपका है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? बताइए कालिंदी का पर्यायवाची। पहला आपका ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा है गंगा और चौथा है यमुना। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो कालिंदी जो है किसका पर्याय है? यमुना का। किसका पर्याय है? यमुना। यमुना को हम कालिंदी भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ये मान लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर मारने की संभावना पूरी रहेगी इसकी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके, बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरवंश राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा?
हरवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, इनका नाम है हरवंश राय बच्चन। ठीक है, तो ये हैं पहली आत्मकथा के लेखक, हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? हरवंश राय बच्चन। ठीक है, और इन्होंने जो लिखी थी वो क्या लिखी थी? क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरवंश राय बच्चन। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। कार्य के आरंभ होने में ही विघ्न पड़ना, विघ्न मतलब परेशानी, कार्य के शुरू होने पर ही क्या पड़ जाए? परेशानी, किस मुहावरे का अर्थ है? तो सिर मारना, ये तो नहीं हो सकता। सिर पर सहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो सिर मारना ये तो हो नहीं सकता, सिर पर सहरा बंधा होना ये भी नहीं हो सकता क्योंकि परेशानी वाला बात है ही नहीं, सिर पर शैतान सवार होना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा सी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कार्य शुरू किया वैसे ही परेशानी शुरू, वैसे यहाँ पे सिर मुड़ाया वैसे ही परेशानी शुरू होगी, ओले पड़ना शुरू हो गए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? सी। अगला है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? देखिएगा ध्यान से, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इनमें से कौन है बताइए? ऑप्शन सही है बी आपका, शमशेर बहादुर सिंह, जिसको हम कवियों का कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? कवियों का कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इसको मुझे ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आ भी सकता है क्योंकि इस समय रामराज का ज़्यादा वो चल रहा है, रामराज आ भी चुका है, तो इसमें राम से संबंधित है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो इस पंक्ति में कौन है? और इसे लोग जल्दबाजी में गलत करेंगे। ऑप्शन है तुलसीदास, बी है कबीरदास, और तीसरा है केशवदास, और डी है सूरदास। तो लोग इसलिए इसे गलत करेंगे कि राम नाम से है तो तुलसी ने लिखा होगा, ये जो पंक्ति है किसकी होगी? तुलसी की, ऐसा लोग सोचेंगे, लेकिन ये तुलसी की पंक्ति नहीं है। तो बताइए पंक्ति किसकी है? बताइए, तुलसी की तो नहीं है। अब है केशवदास, कबीर और सूरदास, तो इनमें से किसकी होगी बताइए? तो इसमें सही ऑप्शन है आपका बी, कबीरदास। किसकी? कबीरदास। और ज़्यादातर लोग लगा के आएंगे कि इसमें तुलसीदास, क्योंकि राम नाम जो लिखा गया है तो वो ज़्यादातर तुलसी के द्वारा लिखा गया है, तो इसी को सीकर के आएंगे, लेकिन हमारा गलत हो जाएगा जल्दबाजी में। तो इसके कौन है? कबीर। आइए आगे देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ये मैं आपको करा भी चुका हूँ। उद्दंत मार्तंड, इतिहास तिम्रनाशक, बनारस अखबार और हरिश्चंद्र मैगजीन। इसमें कौन सा है पहला पत्र जो आपका है? वो है उद्दंत मार्तंड। ये साप्ताहिक था, कैसा था? साप्ताहिक। उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? याद रहे, आपसे ये पूछ सकते चिंतामणि जो है इसके लेखक कौन है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ये निबंध है क्या है? चिंतामणि क्या है? निबंध है। तो ऑप्शन ए है बालमुकुंद गुप्त, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल, और डी है आपका श्याम सुंदर दास। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल, ये हमारा सही आंसर होगा। आज इनका नाम पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जो कि ये 3 भागों में संकलित है चिंतामणि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893। ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें, 1893 को। ठीक है, अगला है, प्रेम सागर किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मान चलिएगा पेपर में आने की संभावना 99% रहेगी इसकी। प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मुंशी सदाशिवलाल, बी है सदल मिश्र, सी है लल्लू लाल जी, और डी है राम प्रसाद निरंजी। बताइए तो इसमें से कौन सा सही होगा? लल्लू लाल जी की रचना किसकी है? लल्लू लाल जी, ऑप्शन सी। कौन सी होगा? ऑप्शन सी सही होगा। और इनकी 14 रचना बताई जाती हैं, जिनमें से एक आपकी मुख्य है प्रेम सागर। आपसे पूछे लल्लू लाल जी की कितनी रचनाएं हैं, तो मुख्य रचनाएं वो आपकी 14 हैं, उनमें से एक जो है फेमस वो है आपकी प्रेम सागर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है? बताइए, कपटी मित्र के लिए आप आसान बता सकते हैं, दांत काटी रोटी, दूसरा आस्तीन का सांप, तीसरा है अक्ल की दुम, और चौथा है आबुनस का कुंदा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा आस्तीन का सांप, इसे कहते हैं कपटी मित्र। ठीक है, अगला है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन पहला है दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्री। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन डी, जितेंद्री, जिसने
इंद्रियों को जीत लिया हो। अगला है पवन का संधि विच्छेद है, बताइए। आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है कि बताइए पवन में कौन सी संधि है, बताइए कौन सी संधि है। तो पवन में संधि है आपकी अयाद संधि। कौन सी संधि है? अयादी। याद रखेगा, इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ट्रिक कि य और व ये दो अक्षर होंगे, ठीक है। अगर या से पहले, या से ठीक पहले या तो छोटा आ की पाई होगी या फिर बड़े आ की पाई होगी। किसकी होगी? बड़े आ की पाई, ठीक है। ऐसे ही वा में, वा से ठीक पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, समझ लीजिए कि वहां पे क्या होगा? अयाद संधि होगी। या और वा से ठीक पहले या तो छोटे आ की पाई होगी या बड़े आ की पाई होगी। अगर कोई और पाई होती है, यानी मात्रा, पाई का मतलब यहाँ पे मात्रा से है, अगर कोई और मात्रा होती है जैसे छोटी ई, बड़ी, इनसे पहले, तो वहां पे अयाद संधि नहीं होगी। अयाद संधि तभी होगी जब या फिर व, इन दो अक्षरों में से इनसे ठीक पहले छोटे आ की मात्रा या बड़े आ की मात्रा हो, तो समझिएगा कि वहां पे आपकी अयाद संधि है। आप देखते हैं यहाँ पे कि पवन में कौन सी संधि होगी, तो बताइए पवन में कौन सी संधि होगी। तो पवन संधि होगी ऑप्शन सी, पोधन अन। क्या होगा? पोधन अन, ऑप्शन सी सही होगा। अगर यहीं पे हो जाता पावन, तब इसकी संधि क्या होती बताइए। पावन हो जाती तो यहाँ पे देखो बड़े आ की पाई है, तो यहाँ कर देते पौ, पौधन अन। अगर पावन होता तो याद रहे, बड़ा मात्रा तो बड़ी पाई, छोटी मात्रा तो छोटी पाई। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। पवन का पूछा है तो सी। अगला आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, ये मैं आपको करा भी चुका हूँ इसी में, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सी, पुनर्धन जन्म। और संधि कौन सी है? विसर्ग। अगला है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, देखिए बताइए। तो बताइए, मैंने आपसे कहा था य और व, अगर इनके साथ आधा अक्षर है तो समझिए कि वहाँ पे यड़ संधि है। तो देखो यहाँ पे या के साथ आधा अक्षर है तो इत्यधन आदि हो जाएगा, इसका संक्षिप्त करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? इत्यधन आदि। तो इसमें संधि कौन सी होगी? यड़ संधि। कौन संधि होगी? यड़ संधि, जो ऑप्शन ए सही है। अगला है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, बताइए। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है नाक में चोट लगना, बी इज्जत देना, सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, और डी है चापलूसी करना। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा कि नाक रगड़ना? नाक रगड़ना मतलब है ऑप्शन सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है, या विनती करना किसी से। अगला है उन्मूलन का विलोम क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, उन्मूलन का विलोम। तो ऑप्शन ए है आपका उत्थान, ऑप्शन बी है उत्कर्ष, ऑप्शन सी रोपण, और ऑप्शन डी है अवनति। तो बताइए उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण, ऑप्शन सी। ये पेपर में आ चुका है कई बार और आने की संभावना फिर रहेगी। क्या होगा? रोपण। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है चारण काल, बी आदिकाल, सी वीरकाल, और डी बीज पवन काल। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन डी, बीज पवन काल बताया है किसको? आदिकाल को, ठीक है। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और इस लगभग ये 40 से 45 क्वेश्चन होंगे समथिंग। तो ये प्लीज़ में लगभग इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।